नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है इथाइल एल्कोहल, ब्यूटेन, टेट्रा इथाइलेट, पावर बूस्टर। तो पहले तो समझते हैं ये ऑक्टेन नंबर होती क्या है। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर क्या है ये देखो, पेट्रोल की जो गुणवत्ता जो माप की जाती है वो किससे करते हैं, ऑक्टेन नंबर से। पहले ये समझते हैं कि पेट्रोल क्या होता है। पेट्रोल देखो, पेट्रोल उच्च स्तरीय, पेट्रोल क्या होता है तो उच्च स्तरीय हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या होती है, हाइड्रोजन और कार्बन की कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और पेट्रोल क्या है तो उच्च स्तरीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है तो इसमें ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है, इसमें पेंटेन होता है, पेंटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन, पेंटेन, इसमें जितने भी एल्केन्स के ग्रुप होते हैं तो ये सारे इसमें मुख्य क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इसकी जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को किससे मेजर किया जाता है तो इसकी क्वालिटी को याद रखना, क्वालिटी को ये मेजर किया जाता है ऑक्टेन नंबर द्वारा। ऑक्टेन नंबर द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक, क्लियर है। अब ऑक्टेन नंबर कितना होना चाहिए एक अच्छे पेट्रोल के लिए, तो याद रखिए एक अच्छे पेट्रोल के लिए उसका ऑक्टेन नंबर कितना होना चाहिए, 100 से अबव होना चाहिए। 100 से अबव है, 100 से ज़्यादा है तो उसकी ऑक्टेन नंबर अच्छी है, तो वो अच्छा बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल है, बेस्ट क्वालिटी पेट्रोल है। ठीक है, और ये बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं तो एरोप्लेन में इसका यूज़ करते हैं, एरोप्लेन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और 100 से ऊपर ऑक्टेन नंबर वाले जो पेट्रोल होती है इसको क्या कहा जाता है तो इसको रिफाइनिंग पेट्रोल कहते हैं हम लोग। इसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग पेट्रोल कहते हैं, याद रख लीजिएगा, रिफाइनिंग पेट्रोल कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, एरोप्लेन में करते हैं। अब होती क्या है तो इसकी याद रखना, बहुत सारे पेट्रोल ऐसे रहते हैं जिसकी क्वालिटी कम होती है, 100 से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उसकी क्वालिटी। ठीक है, अब 100 से कम है, 70-80 है तो नॉर्मली हम लोग उसको गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट याद रखना उसका जो क्वालिटी है 50 से भी बहुत कम हो जाए, ठीक है, इसका ऑक्टेन नंबर 50 से भी बहुत कम हो जाए तो क्या होती है, ऐसे में उस पेट्रोल को हम अपने इंजन में डालेंगे, गाड़ी के इंजन में डालेंगे तो वो क्या होगी, उसमें नॉकिंग आएगा। उसमें क्या आती है, नॉकिंग आती है, और इस नॉकिंग से क्या हो जाती है, इंजन क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब इस नॉकिंग से हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्टेन नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें याद रखना इसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए इस पेट्रोल में हम लोग इस नॉकिंग से बचने के लिए पेट्रोल में मिला देते हैं टेट्रा इथाइल लेड। क्या मिला देते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड मिलाने पर पेट्रोल की जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो 50 से कम ऑक्टेन नंबर वाली थी ये क्या हो जाएगी, 70-80 तक बढ़ जाती है। तो वो क्या होती है, पेट्रोल हमारा यूज करने के लायक हो जाती है, हमारा नॉकिंग से हमारा इंजन क्या हो जाती है, बच जाती है। तो दूसरे टर्म में क्वेश्चन को आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखो एक टर्म तो यही हो गया पूछने का, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है तो टेट्रा इथाइल लेड, इस टर्म में पूछा जा सकता है। दूसरे टर्म में इसी क्वेश्चन को कैसा पूछा जा सकता है कि याद रखिए जो इंजन में नॉकिंग आती है उस नॉकिंग से बचने के लिए पेट्रोल में क्या मिलाते हैं तो वहां पर भी याद रखना टेट्रा इथाइल लेड ही मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है, तो ऐसे रेशे हमको इसमें से छांटना है जिसमें सेल्यूलोज नहीं होता। तो यहां पर देखिए जूट होता है तो जूट नेचुरल होता है, इसमें क्या होती है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, सेल्यूलोज है तो इसमें सेल्यूलोज तो होगा ही। ठीक है, रेयन भी नेचुरल होती है, तो ये सब के सब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सेल्यूलोजी, ठीक है, रेशे हैं। बट याद रखना नायलॉन क्या है तो प्राकृतिक नहीं है। नायलॉन जो 6 होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो ये क्या होता है, कृत्रिम प्रकार का बहुलक होता है। और इसकी मोनोमर की बात करें, मोनोमर क्या होती है, मोनोमर क्या होती है जिससे, ठीक है, पॉलीमर बनाया जाता है। तो नायलॉन क्या है तो इसका मोनोमर होता है एडिपिक एसिड, याद रखना एडिपिक एसिड होता है। अब एडिपिक एसिड की बहुत सारी जो चेन होती है वही क्या बनाता है, नायलॉन 6 बनाता है। और ये कहाँ पर बनता है तो याद रखना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर प्रयोगशाला में बनाया जाता है। यूज कहाँ पे करते हैं नायलॉन 6 का तो याद रखना रस्सी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक डांग होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कपड़े को लटकाते हैं, उस कपड़े को लटकाने वाला जो डांग बनाते हैं उसका भी उसमें जो रस्सी होती है नायलॉन 6 का बनाते हैं। जो ब्रश करते हैं तो ब्रश में जो धागे रहते हैं, रेसे रहते हैं, वो भी नायलॉन्स का ही बनाया जाता है। तो ये क्या होती है तो याद रखना इसमें सेल्यूलोज नहीं होता, इसमें एडिपिक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 25%, 27%, 40% और 28%। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं? तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2, ठीक है, फिर यहाँ पे बाहर में 2 और ये हो जाती है CO। ये हो गया यूरिया की आपकी क्या हो गया फार्मूला। अब यहाँ पर देख लो, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की परसेंटेज इसमें कितनी है? तो पहले नाइट्रोजन की मात्रा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 2। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना होता है? तो याद रखना, एक का होता है 14, तो टोटल 2 है यहाँ पे, तो टोटल का कितना हो जाएगा? 14 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? तो याद रखना, टोटल 4 हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 1 होता है, तो ये टोटल इसका एटॉमिक मास हो जाएगा चारों का 4 × 1। और यहाँ पे कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है? तो कार्बन होती है 12, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास कितनी होती है? 16 होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार देखो, टोटल यहाँ पे नाइट्रोजन की जो है यहाँ पे मात्रा कितनी है? 28 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? तो 4 है। यहाँ पे कार्बन कितनी है? 12 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 16 है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमको इन सबको ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा? यूरिया का एटॉमिक मास मिल जाएगा। और यूरिया का एटॉमिक मास सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? तो देखो, ये 16 हो गया, 12 4 16, तो 16 दूनी 32, और उसमें ऐड करोगे 28, तो आपको मिल जाएगा कितना? 60 मिल जाएगा। तो ये 60 क्या है? एटॉमिक मास है। किसका एटॉमिक मास है? तो याद रख लीजिए, यूरिया का एटॉमिक मास है। यूरिया का एटॉमिक मास है। अब यहाँ पर देखो, टोटल की एटॉमिक मास कितनी है? 60 है। अब हमको निकालना है इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज। तो नाइट्रोजन कितनी है मात्रा इसमें? 28। तो यहाँ पर निकाल लो बेसिक तरीके से। 28 जो है वो 60 का कितना परसेंटेज है? ठीक है, यहाँ पर देखो, ये टोटल यूरिया है और ये है टोटल नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन टोटल यूरिया का कितना परसेंट है? ये निकल जाएगा। जब इसको आप लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको कटाओगे तो ये आपको मिलता है 46.66। कितना मिलेगा? ये मिलेगा, इसको कटा दोगे 46.66 परसेंटेज रहती है। तो यहाँ पे यूरिया में, ठीक है, नाइट्रोजन की परसेंटेज आपको कितना मिल गई? 46.66 मिल गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। लगभग में यहाँ पर दिया गया है, तो 46 हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूरिया से और पूछा जाता है कि देखो, यूरिया बनाने के लिए अमोनिया में कौन से गैस की क्रिया की जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में पिछले साल भी आया था रेलवे में। तो याद रखना, अमोनिया में हम लोग क्या मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं। क्या निर्माण के लिए? यूरिया निर्माण के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व और परमाणु भार। तो इसमें क्या समान है? तो देखो, पहले तो समझो ये हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के एलोट्रॉप है, कार्बन के अपरूप है, कार्बन के अपरूप क्या होता है? तो अपरूप याद रखिए ऐसे, ठीक है। देखो, कार्बन है, इसके अपरूप मतलब जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होता है, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंस होती है। तो केमिकल रूप से क्या होते हैं? कार्बन के सारे अपरूप क्या होते हैं? एक समान होते हैं। जैसे कार्बन के कौन कौन सा अपरूप होता है? हीरा होता है, ठीक है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफिन होता है, और क्या होता है? फुलरिन होता है। ग्रेफिन होता है और क्या होता है? फुलरिन होता है। तो ये इसके 4 अपरूप होते हैं, फुलरिन। तो ये 4 अपरूप होते हैं। इन सब की क्या होती है? तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। केमिकल रूप से सबके सब क्या है? कार्बन ही है, बट सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, कहने का मतलब क्या है? जैसे विद्युत चालकता की बात की जाए तो ये सारे के सारे जो हैं, ये तीनों ग्रेफाइट, ग्रेफिन, फुलरिन, ये विद्युत के चालक हैं। बट हीरा क्या है? विद्युत के अचालक हैं। याद रखना, विद्युत के कुचालक हैं। हीरा जो है, इसमें विद्युत फ्लो नहीं होता। बाकी ग्रेफाइट में क्या होती है? ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट इसमें विद्युत की चालकता होती है, विद्युत में इसमें फ्लो हो जाता है। ठीक, क्लियर है। क्रिस्टलीय संरचना की बात की जाए तो हीरे की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? तो हीरा की क्रिस्टलीय संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है, फलकीय। जबकि याद रखना, ग्रेफाइट की संरचना कैसे होती है? ग्रेफाइट की संरचना होती है षष्ठफलकीय। ग्रेफाइट की संरचना होती है षष्ठफलकीय होती है,
फल की संरचना होती है। ठीक, क्लियर है। तो इसका देखो क्रिस्टली स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, इनके विद्युत चालकता भी अलग अलग है, घनत्व भी इसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, हीरा का घनत्व ग्रेफाइट से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक, क्लियर है। बट इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। यदि हम मैं बात करूं हीरे की एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक भार की, तो ये कितना होता है एटॉमिक मास, हीरा का एटॉमिक भार भी होता है 12.01 होता है। ठीक, क्लियर है। और वहां पे ग्रेफाइट की भी बात किया जाए, ग्रेफाइट तो इसका भी कितना होता है एटॉमिक मास, तो 12.01 ही होता है। ठीक, क्लियर है। तो दोनों का क्या सेम है, एटॉमिक भार सेम है, बाकी क्या है सारे के सारे डिफरेंस है। चलो हीरे के बारे में और कुछ पॉइंट देखते हैं। हीरा क्या है, तो याद रखिए चतुष्फल की स्ट्रक्चर होती है। हीरे में हाइब्रिडाइजेशन होता है, पूछा जाए संकरण तो sp3 संकरण होती है। ठीक, क्लियर है। हीरा क्या है, तो याद रखिए एक अधातु है। देखो कार्बन अधातु है तो हीरा भी अधातु है। अधातु में जनरली याद रखना धात्विक चमक नहीं होती, बट हीरा एक ऐसा अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। अधातु में याद रख लेना हीरा और आयोडीन, जिसमें क्या होती है, चमक होती है इसमें। ठीक, क्लियर है। और उसके बाद देखो अधातु की जो गलनांक होती है, क्वथनांक होती है, बहुत कम होती है। बट याद रखना हीरे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये सबसे ज्यादा होती है अधातु में, लगभग याद रखना 4000 से भी ऊपर रहती है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद याद रख लेना ग्रेफाइट के बारे में, स्ट्रक्चर तो आपको पता चल ही गया, षष्ठ फल की होती है ग्रेफाइट। और याद रखना इसके बारे में ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत का चालक। कहां पर प्रयोग करते हैं, तो 3 जगह इसका प्रयोग किया जाता है। पहले तो याद रख लेना पेंसिल की लीड बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा याद रखना नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह इसका प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट याद रखिए स्नेहक, लुब्रिकेंट, स्नेहक की तरह भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्नेहक की तरह भी पेंसिल की लीड और मॉडरेटर, नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह प्रयोग किया जाता है। ग्रेफिन क्या है, तो याद रख लेना ग्रेफिन हीरे का नवीनतम अपरूप है, जिसको 2010 में गिल नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा है। 2010 में इसकी खोज हुई, किसने खोजा है, तो याद रख लेना गिल नामक साइंटिस्ट ने इसको खोजा है। हीरे का नवीनतम, ठीक है, कार्बन का नवीनतम अपरूप क्या है, ग्रेफिन है। अब फुलरिन, इसके बारे में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। कार्बन के, ठीक है, कौन से कार्बन को फुलरिन कहते हैं, तो कार्बन 16, कार्बन 60 को क्या कहा जाता है, तो याद रखना फुलरिन कहते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होती है इसका स्ट्रक्चर, तो याद रखना फुटबॉल के समान होती है, जिसको बक्की बॉल कहते हैं। तो फुटबॉल के समान स्ट्रक्चर के लिए ये फेमस है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। बकमिनिस्टर फुलरिन ने इसको ढूंढा था, तो इसीलिए इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, परमाणु भार समान होती है। बाकी ये सारे पॉइंट भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका करेक्ट क्या होगा आंसर, तो फल को पकाने के लिए याद रखना फल पकाने हेतु 2 चीज का प्रयोग किया जाता है। फल तो एक याद रखने ना प्राकृतिक रूप से पकता है, पेड़ों में पकता है, एक तो आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग अपने घरों में पकाते हैं। ठीक है, तो फल जो प्राकृतिक रूप से पकता है, प्राकृतिक रूप से फल जो पकता है वो किसके कारण पकता है, तो प्राकृतिक रूप से याद रखिए ये पकता है अपना किसके, एथिन हार्मोन के कारण, जिसको एथिलीन भी कहते हैं। एथिलीन या एथिन हार्मोन। एथिलीन क्या है, तो एक प्लांट हार्मोन होती है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, C2H4 होता है। ये एक प्लांट हार्मोन है, एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसे रहता है, ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। एकमात्र प्लांट हार्मोन जो गैस अवस्था में पाया जाता है, जो फलों को क्या करता है, प्राकृतिक रूप से पकाता है। ठीक, क्लियर है। जबकि आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए हम लोग इंपॉर्टेंट यूज करते हैं एसिटिलीन का यूज करते हैं। एसिटिलीन फार्मूला क्या होता है, C2H2 होता है, C2H2 इसका फार्मूला होता है एसिटिलीन का, और इसको फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने के लिए करते हैं। अब ये एसिटिलीन का उत्पादन हम लोग कहां से करते हैं, तो याद रखिए दूसरा कैल्शियम कार्बाइड, इसको बोलते हैं CaC, ठीक है, CaC2 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड ही क्या करता है, प्राकृतिक फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाता है। एक्चुअल में कैल्शियम कार्बाइड क्या होती है, तो याद रखना कैल्शियम कार्बाइड के हम लोग कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन से एसिटिलीन का उत्पादन करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा एसिटिलीन उत्पादन करते हैं, और इसमें पाए जाने वाले जो एसिटिलीन गैस है वही फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है। तो यहाँ पे हमको एसिटिलीन दिया नहीं है, इसके बदले में क्या दिया है, कैल्शियम कार्बाइड दिया। तो किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, मार्केट में कार्बाइड के नाम से आता है। यदि किसी के घरों में याद रखना ना आम है या केला है कच्चा, उसको पका के खाना चाहते हो, वो पेड़ में पक नहीं पा रहा है,
तो याद रखना कैल्शियम कार्बाइड मार्केट से जाके ले लेना, एसिटिलीन ठीक है फार्मूले में आएगा, उससे फल क्या होती है जल्दी से पक जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? निकेल, चांदी, सोना और तांबा। तो नाइट्रिक एसिड पहले तो याद रखिए फार्मूला क्या होता है नाइट्रिक एसिड का, HNO3 ठीक है, HNO3 होता है। और ये क्या है नाइट्रिक एसिड, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिए इसका बम बनाने में यूज करते हैं, बम बनाने में यूज किया जाता है, बनाने में। इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट यूज हुए ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके सब एक विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम लोग बम बनाने के लिए। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है याद रखिए ये कहाँ पर होती है नाइट्रिक एसिड, तो देखो HCl और नाइट्रिक एसिड दोनों को हम लोग क्या करते हैं फिक्स रेशियो में मिला देते हैं। HCl को लेंगे 75% और HNO3 को कितना लेंगे, इसको लेंगे 25%। अनुपात में पूछा जाए तो 3:1 के फॉर्म में इसको लेंगे। तो जब इस रेशियो में इसको मिलाया जाता है तो ये किसका निर्माण करता है, ये निर्माण करता है एक्वा रेजिया का निर्माण करता है, एक्वा रेजिया का निर्माण करता है। और ये एक्वा रेजिया क्या है, तो याद रखिए ऐसा लिक्विड है जिसमें सोने चांदी भी पिघल जाते हैं। तो एक्वा रेजिया में क्या होती है, तो याद रखना 25% क्या होता है HNO3 और 75% HCl का मिश्रण को ही एक्वा रेजिया कहते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, तो सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है, पिघलाने के लिए, सोने को पिघलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखो निकेल, चांदी, तांबा से याद रखना नाइट्रिक एसिड क्रिया कर लेता है, बट सोने से क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि याद रखना सोने से कौन क्रिया करता है, एक्वा रेजिया क्रिया करता है। तो सोने पर बेअसर कौन होती है, तो याद रखना नाइट्रिक एसिड बेअसर होता है सोने पर। कौन इसमें असरदार होता है पूछा जाए तो याद रख लेना एक्वा रेजिया इस पर असरदार होती है। एक्वा रेजिया में ये परसेंटेज, ये अनुपात कई बार आपको पूछा गया है, कौन सा अम्ल होता है एक्वा रेजिया में, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KCN से क्रिया करके CuSO4 विलयन बनाता है। तो KCN से क्रिया करके ये क्या बनाता है, तो देखो जब हम लोग KCN का रिएक्ट कराएंगे किससे, CuSO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये 2 अनुपात में रिएक्ट होता है। और ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है याद रख लेना कॉपर साइनाइड। क्या बनाता है, कॉपर साइनाइड प्लस K2SO4 बनाता है। बैलेंस करके देखो यहाँ पर कितना है K, तो यहाँ पर 2 K है, यहाँ पर भी 2 को है, ठीक है। यहाँ पर S कितना है, SO4 ये हो गया, SO4 की मात्रा सेम है। CN कितना है, यहाँ पर देखिए 2 है CN, तो यहाँ पर 2C 2N, बैलेंस्ड है, इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो KCN की कॉपर सल्फेट से रिएक्शन से क्या बना हमारे पास, तो ये बना कॉपर साइनाइड बनता है प्लस पोटेशियम सल्फेट बनता है, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपको कि ये कॉपर सल्फेट है, इसको क्या नाम से जानते हैं, तो इसको नीला थोथा के नाम से जानते हैं, ये भी याद रख लेना। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं। वहीं पे आपको पूछा जाए सफ़ेद थोथा किसको कहते हैं, तो जिंक सल्फेट को बोला जाता है सफ़ेद थोथा, सफ़ेद थोथा कहते हैं, थोथा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाए कि हरा थोथा कैसे किसे कहते हैं, तो आयरन सल्फेट को कहा जाता है हरा थोथा, हरा थोथा कहते हैं। वहीं पे आपको पूछा जाए कि तेल का थोथा किसको कहते हैं, तो H2SO4 को बोलते हैं ऑयल ऑफ पेट्रोल, तेल का थोथा कहते हैं, तेल का थोथा कहते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है, ठीक है, पोटेशियम का, एल्युमिनियम का, मरकरी का, यूरेनियम का। तो कार्नालाइट किसका होता है, तो देखो कार्नालाइट का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है KCl MgCl2 प्लस इंटू 6H2O, ये होता है आपका कार्नालाइट का फार्मूला। अब यहाँ पर देख लीजिए किसका अयस्क है, तो ये पोटेशियम का भी अयस्क होता है, ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। अच्छा अयस्क का मतलब क्या होती है, तो समझो अयस्क जिससे हम लोग क्या करते हैं प्योर धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कार्नालाइट का क्या है फार्मूला है, इससे हम लोग प्योरीफाई करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं, इससे पोटेशियम प्राप्त कर सकते हैं। तो जिससे कच्चा धातु, अयस्क का क्या होता है, कच्चा धातु जिससे हम लोग शुद्ध पदार्थ या शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं वो अयस्क कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो ये याद रख लीजिए कार्नालाइट न सिर्फ पोटेशियम का अयस्क है बल्कि मैग्नीशियम का भी अयस्क है, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइड कई बार इसको पूछा गया है, ठीक है। अयस्क में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है बॉक्साइड किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होती है। सबसे ज्यादा जो एल्युमिनियम हम लोग निकालते हैं वो बॉक्साइड से ही निकाला जाता है, ठीक, क्लियर है। मरकरी का क्या होता है, तो इसका अयस्क होता है याद रख लीजिए सिनेबार,
मरकरी का अयस्क होता है सीने बार, और यूरेनियम का अयस्क क्या होता है, तो यूरेनाइड होता है यूरेनियम का अयस्क। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रख लीजिए। तो किसका हो गया, ऑप्शन नंबर ए कार्नालाइट होता है पोटेशियम का अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्रक क्या है, तो अभ्रक पहले याद रख लीजिए, अभ्रक क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। उस देखो अभ्रक में उष्मा तो फ्लो हो जाती है बट उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता, तो ये याद रख लीजिए, उष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है। यहाँ पर दोनों का क्या है, खराब चालक है बोल दिया तो गलत है, क्योंकि ये इसका अच्छा चालक होता है। उष्मा का खराब चालक तथा विद्युत का चालक, तो विद्युत का चालक तो होता ही नहीं, ये कट जाएगा। विद्युत तथा उष्मा का बहुत अच्छा चालक, तो ये तो होता ही नहीं है, ठीक है, विद्युत का चालक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, सोना, चांदी, पारद, ठीक है, पारद मतलब होता है मरकरी Hg, ठीक है, पारा कहते हैं, और तांबा। तो यहां पर देखिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, ये हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, जबकि याद रखना ये जो तांबा पारा है ये क्या होते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होती है, जो पारा होती है याद रख लेना, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस। 27 से 29 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होती है, तो ये द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक, क्लियर है, ये द्रव अवस्था में आ जाती है। तो ऐसे तीन पूरा याद रखना, आवर्त सारणी में तीन धातु होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में आ जाती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होती है। पहला तो ये हो गया पारा, दूसरा याद रख लीजिए सीजियम, और तीसरा क्या होता है, गैलियम। तो ये तीन जो धातु हैं, ये तीनों की तीनों धातु हैं, याद रखिए, पारा, सीजियम और गैलियम रूम टेम्परेचर पर वैक्स हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था शो करते हैं। एक याद रख लीजिए, ये तीनों की तीनों धातु हैं। एक क्या होता है, एक अधातु भी होता है, एक मात्र अधातु जो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, लिक्विड अवस्था शो करती है, और उसका नाम क्या है, तो ब्रोमीन है, याद रख लीजिए। ये चारों के चारों का पूरा याद रखना, आवर्त सारणी में क्या होता है, गलनांक निम्नतम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी मरकरी, और ये भी ये पॉइंट याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए ये थे आज के ठीक है, केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल का नाम, हमारे संस्था का नाम है राजस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।